So, welcome you all. So, basically, we have started now basics of accounting series where we want to cover details of accounting entries, accounting key concepts, final accounting, accounting equations, रूल्स रेशियोज ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हम आपके करियर में ऐड करना चाहते हैं. सो वी हैव डिसाइडेड टू लॉन्च अकाउंटिंग सीरीज कि जो काफ़ी इजी तरीके से आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सिखाने वाली है. अगर आपको इसको एक लिंक यानी कि इसको इसमें चाहिए, अगर आपको मान के चलिए प्लेलिस्ट में चाहिए, सो कमेंट इट इन सेक्शन लिस्ट. सो मैं इसकी एक लिस्ट बना के आपको आपके डीएम में भेज देता हूँ. बट येस, नाउ वी वांट टू cover accounting because in a coming time, if you want to become an investment banker, hedge fund accountant, private equity accountant, venture capital accountant, and so in all contexts, this accounting plays very crucial role. And that's when we thought like first we should help you to understand the basic concept, right? So now we'll start with concept. So in this particular session, we're gonna discuss about depreciation. ये series हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर होगा. एंड इफ़ यू वांट टू लर्न लेट्स से ओनली इन इंग्लिश, सो सेटिंग टैब पे जाइए एंड देन टॉगल दी योर लैंग्वेज एंड यू कैन मेक इट अवेलेबल इन योर ओन लैंग्वेज एज वेल. यूट्यूब हैज़ दिस फैसिलिटी. सो चलिए हम समझते हैं कि डिप्रिशिएशन है क्या. पहले मैं पढ़ देता हूँ ये आपके लिए. डिप्रिशिएशन इज द प्लान्ड spreading of long lived assets cost over the years it is used. So each year carries a fair share of the cost instead of one big hit when it's bought. It applies to assets that wear out or get outdated: machines, vehicles, computers, furniture, building, and other assets except building or land, I would say. Except land. Building would be there, but except land. And because of the land, it doesn't wear it. So now to understand this, let's say I'll give you a context. ये मोबाइल फ़ोन है. ऐसा समझते हैं कि इसकी लाइफ जो है, लाइफ 10 साल की है. मतलब अगर आज आप लेते हो इसे तो आप 10 साल तक इसको यूज़ कर सकते हो. आपने ये फ़ोन ऑफिस के यूज़ के लिए ख़रीदा है. इसकी प्राइस है 1 लाख रुपीज़, मीन्स 1 लाख रुपीज़ यू हैव पेड एंड बॉट. अब ये जो 1 लाख रुपीज़ है विच इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस फोन. बट जैसे जैसे आप इसको यूज़ करोगे वैसे वैसे इसकी लाइफ क्या होगी, कम कम होती जाएगी. मान के चलिए आपने इसको 5 साल के लिए यूज़ किया हुआ है. 5 साल के लिए अगर आपने इसको 5 साल के लिए यूज़ किया हुआ है एंड तब इसको आप बेचोगे तो मार्केट से इसकी प्राइस कितनी मिलेगी? 1 लाख रुपए मिलेगी जो ओरिजिनली विच यू पेड इट, या 5 साल की जो लाइफ है वो कम करके जितनी लाइफ बची है उसके ऊपर ही पैसा पे किया जाएगा. कम ऑन, थिंक अबाउट इट. ऑफकोर्स आई मीन जितनी लाइफ बची है उसके ऊपर ही पे किया जाएगा. सो विच इज व्हाट वी कॉल्ड डिप्रिशिएशन. इसका मतलब क्या हुआ? 5 साल के बाद इस फ़ोन की जो प्राइस होगी हो सकता है कि सिर्फ 50,000 ही हो. क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए प्राइस थी, बट आपने 5 साल तक इस फ़ोन को यूज़ किया. उसके बाद आप जब आप बेचोगे मार्केट में तो उसे सिर्फ आपको 50,000 रुपये आएंगे मार्केट से, बिकॉज वो डिप्रिशिएशन है. इसका मतलब क्या हुआ? 50,000 रुपये का डिप्रिशिएशन हुआ और 50,000 रुपये की ही साल्वेज वैल्यू जो है वो मिली है. साल्वेज मतलब रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं, जो बची कुची वैल्यू बोलते हैं. इसको स्क्रैप करने के बाद जो वैल्यू मिलती है उसको कहते हैं साल्वेज वैल्यू. सो इसी तरह से कोई भी मशीनरी हो या कोई भी मान के चलिए कोई भी फर्नीचर हो, किसी भी ऑफिस का फर्नीचर हो या बिल्डिंग हो, उसका उसी तरह से डिप्रिशिएशन निकाला जाता है. और ये सवाल अब सबके मन में यही होगा कि क्या सर डिप्रिशिएशन निकालना ज़रूरी है? आंसर इज़ यस. क्यों? क्योंकि अगर आप डिप्रिशिएशन नहीं निकालते हो तो आपकी जो टोटल बैलेंस शीट है, एसेट की प्राइसेस
एलिवेटेड दिखेंगे, मतलब ज़्यादा दिखेंगे जो एक्चुअली नहीं है। जैसे कि मान के चलो आपने हर साल इस फ़ोन की प्राइस 1 लाख रुपए एज अ एसेट आपके बैलेंस शीट में लिख दी, लेकिन हर साल 10% से ये उसकी वैल्यू कम कम होती जा रही है, या 10,000 से कम कम होती जा रही है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 5 साल बाद ये जब आप बेचोगे फ़ोन तो आपको 50,000 ही मिलेंगे, फिर भी आपने आपके बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए करके लिखा हुआ है। सो विच इज़ इनकरेक्ट। सो अगर बैलेंस शीट का रिप्रेजेंटेशन इनकरेक्ट ना जाए, अगर हमें ऐसा लग रहा है या अगर चाहिए, तो हमें डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग करनी ही पड़ेगी। मशीनरीज़ के लिए या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए, कंप्यूटर्स के लिए या व्हीकल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि जब इसका लाइफ ख़त्म हो जाएगा तो फिर से हमें फ़ोन लेना पड़ेगा ना, तो इसके लिए डिप्रिसिएशन निकालना ज़रूरी है। बिकॉज ये होने के बाद इसकी वैल्यू जो भी मिलेगी उसे फिर हम और जेब से पैसे डाल के फिर से हम खरीदेंगे, तो इसका हमें फ़ायदा भी होगा। क्योंकि जो डिप्रिसिएशन जितना भी होता है वो एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। सो इसका मतलब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर ईयर के लिए आपको उतने अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा और वो अमाउंट आपके पास ही रहेगी। जब आपको नेक्स्ट टाइम कोई एसेट खरीदनी होगी तो सेम अमाउंट जो आपने जितनी डिडक्ट करी हुई है उतनी अमाउंट यू कैन यूटिलाइज टू परचेस एसेट। सो अब आपको कॉन्टेक्स्ट तो समझ में आया होगा कि डिप्रिसिएशन कैसे होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फॉर्मूलाज। डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है, बिकॉज देर आर टू मेथड्स, वन इज SLM विच इज अ स्ट्रेट लाइन मेथड जहां पर हम एवरी ईयर सेम अमाउंट डिडक्ट करते हैं, एंड सेकंड मेथड इज WDV विच इज अ रिटन डाउन वैल्यू मोर अर्ली लेस लैटर। सो इसका मतलब क्या है कि जो भी ओपनिंग बुक वैल्यू होगी उसके ऊपर रेट अप्लाई होता है। मतलब मान के चलो पहले ईयर वैल्यू 1 लाख रुपीज़ थी, नेक्स्ट ईयर हमने डिप्रिसिएशन 10,000 डेबिट किया, सो जो 90,000 बचता है नेक्स्ट ईयर के लिए उस 90,000 के ऊपर डिप्रिसिएशन लगेगा, उसको कहते हैं WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सो हम दोनों मेथड्स देखेंगे, बट इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव के लिए ये अकाउंटिंग एंट्रीज आपको पता, अकाउंटिंग इक्वेशन पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें कुछ कंपोनेंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझने पड़ेंगे। पहला जो कंपोनेंट है विच इज़ अ बुक वैल्यू। व्हाट इज़ बुक वैल्यू? सो नेट बुक वैल्यू विच इज़ the calculation would be the total cost, it means purchase value. So total cost minus accumulated depreciation, जितनी भी कॉस्ट है उसमें से आप accumulated depreciation माइनस करोगे तो आपको नेट बुक वैल्यू मिल जाएगी। नाउ आपका सवाल ये भी होगा कि जो कॉस्ट है कहाँ पे रिकॉर्ड होती है। कॉस्ट वुड बी रिकॉर्डेड ऑन बैलेंस शीट एसेट साइड एंड accumulated depreciation वुड बी रिकॉर्डेड ऑन P&L's डेबिट साइड, बिकॉज एक एक्सपेंस के तौर पर माना जाता है। सो नाउ इफ यू रीड दिस, द अमाउंट ऑफ द एसेट्स स्टिल सिटिंग ऑन द बैलेंस शीट ईच ईयर्स डिप्रिसिएशन लोअर्स इट एंड डिप्रिसिएशन इटसेल्फ इज शोन एज एन एक्सपेंस ऑन द P&L। जितना भी डिप्रिसिएशन का अमाउंट है वो एक्सपेंसेस का पार्ट है। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। आप यहाँ पर समझिए स्ट्रेट लाइन मेथड। मशीन कॉस्ट 10,000 की एक मशीन है, आपने खरीदा है, जिसका साल्वेज वैल्यू जो है यानी कि रिमेनिंग वैल्यू मैं कह रहा हूँ उस एसेट का 10,000 का है, और यूजफुल लाइफ यानी कि इस मशीन की जो लाइफ थी वो 10 साल की थी। सो इसका एनुअल डिप्रिसिएशन अगर आप निकालोगे तो वो कितना बचेगा? सो कैलकुलेटेड 1 लाख माइनस 10,000 वुड बी 90,000 डिवाइड बाई 10, so around 9,000 depreciation you can charge and record it in P&L every year. Yes, इसी तरह से ये 9,000 हर साल एक्सपेंसेस के तौर पर एसेट से डेबिट किए जाएंगे एंड P&L को वहाँ पर अपडेट किए जाएंगे अगेन डेबिट साइड। इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है? इंटरप्रिटेशन लाइक 9,000 ऑफ द कॉस्ट इज चार्ज टू प्रॉफिट एवरी ईयर इवनली, मतलब हर साल उतना ही चार्ज किया जाएगा। नाउ आपका सवाल ये भी होगा कि सर ये बताओ यूजफुल लाइफ वर्सेस ईयरली चार्ज में क्या डिफरेंस है? यूजफुल लाइफ मतलब टोटल लॉन्गर लाइफ कंसिडर करी जाती है। अगर 10 साल है तो 10 साल, 15 साल है तो 15 साल, 20 साल है तो 20 साल।
लोअर ईयरली डिप्रिसिएशन आता है सेम टोटल कॉस्ट माइनस जस्ट स्प्रेड ओवर मोर ऑफ फ्यूअर ईयर्स। जो भी 10 साल के, अगर ये वाला जो एग्जाम्पल है, लुक एट दिस, ये लॉन्गर यूजफुल लाइफ का है बिकॉज 10 साल इसका यूजफुल लाइफ था। देन शॉर्टर यूजफुल लाइफ इक्वल टू हायर ईयरली डिप्रिसिएशन। उसका मतलब क्या है, एवरी ईयर जब आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, अप्लाई करोगे, तो वो शॉर्ट ईयरली चार्ज किया जाता है बेसिकली कैलकुलेट करके। एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर एक प्लांट है, उसकी कॉस्ट है 1 लाख एंड डिप्रिसिएशन का जो रेट है वो है 15%। सो नाउ इफ यू कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन टू गेट द नेट बुक वैल्यू, एनबीवी निकालनी है। फर्स्ट ईयर पे आपने देखा है, ये रिटर्न डाउन का एग्जाम्पल है। रिटर्न डाउन मतलब हर साल जो वैल्यू बचेगी उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये स्ट्रेट लाइन का है। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या है कि आपको एक ही बार कैलकुलेट करना है पूरे पीरियड के लिए एंड उतनी वैल्यू कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करते जाना है। दैट्स हाउ यू कैन डिफरेंशिएट। ईयरली प्लांट कॉस्ट है, मतलब बिगिनिंग वाला जो कॉस्ट है 1 लाख एंड डिप्रिसिएशन रेट है 15%। 1 लाख इंटू 15%, सो डिप्रिसिएशन होगा 15,000। सो जस्ट डेबिट दैट फ्रॉम द कॉस्ट। सो नेट बुक वैल्यू वुड बी 85,000, जो 85,000 बैलेंस शीट पे अपडेट होगा एंड 15,000 ये जो है पीएनएल पे जाएगा। नेक्स्ट ईयर कैसे होगा, जो ये बुक वैल्यू बचा हुआ है वही ओपनिंग बैलेंस होगा डिप्रिसिएशन के लिए। 85,000 इंटू 15% इक्वल टू, अगेन इट विल अराइव एट 12,750। सो ये होगा इसका डिप्रिसिएशन सेकंड ईयर का। एंड अगर आप इफ यू लुक एट इट, 85,000 माइनस 12,750, सो 72,250 ये एनबीवी होगा, नेट बुक वैल्यू। सो द चार्ज श्रिंक ईच ईयर, इट मीन्स एवरी ईयर अमाउंट कम कम होता जाएगा। बट अगर आप स्ट्रेट लाइन में देखोगे तो अमाउंट रिमेन सेम होगा थ्रू आउट द पीरियड। दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली डिफरेंशिएट द टू मेथड्स बेसिकली, right? So now if you look at it, they estimate the assets cost, useful life, salvage value. In the books, how depreciation flows? Depreciation flows through different approaches. One is estimate the assets cost, useful life and salvage value. This is what something required to flow the depreciation. Second, choose a method. एक method आपको choose करनी पड़ेगी. Third, the depreciation, of course, that would be डेबिट एंड इवन एक्यूमुलेशन डिप्रिसिएशन वुड बी क्रेडिट, ये भी आपको देखना पड़ेगा। फोर्थ, एसेट शोज एट अ नेट बुक वैल्यू ऑन द बैलेंस शीट एंड एक्सपेंस हिट्स द पीएनएल। सो इसी तरह से आपकी मतलब जो डिप्रिसिएशन है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्लो होता है। सो नाउ इफ यू लुक एट इट, द कंपैरिजन, वी हैव अ कंपैरिजन डिप्रिसिएशन एज पर SLM, which is straight line method. Look at this, every year same amount depreciate हुआ है, same amount irrespective of the net book value, though it has been changed throughout the period. पहले 1 लाख था, फिर 91,000 हुआ, फिर 82,000, 73,000, 64,000, वो कंटिन्यूसली चेंज होता गया। नेट बुक वैल्यू आफ्टर 4 years जो है वो 64,000 का बचता है। सो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड अपडेट होता है एंड ये जो अमाउंट है 36,000 वुड बी पार्ट ऑफ पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। इस तरह से अकाउंटिंग वर्कआउट करती है। अभी इंटरव्यू में भी इसका सवाल अगर पूछा जाए तो उसको जवाब कैसे दे। डिप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट्स कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. It's a non-cash expense. It's reduce reported profit and the assets book value, but no cash leaves the business. The two common methods are a straight line. One is equal each year and written down value more in early years. For a tax in India, it follows a prescribed block rates on the WDV. मतलब आपको अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अप्लाई करनी है तो उसके कुछ रेट्स है इंडिया में एसेट्स वाइज। जैसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए 5% का डिप्रिसिएशन आप चार्ज कर सकते हो इवन फॉर टैक्स फाइलिंग्स। अदर बिल्डिंग्स के लिए 10%, फर्नीचर एंड फिटिंग के लिए 10%, प्लांट एंड मशीनरी 15%, मोटर व्हीकल्स, कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर्स एंड टैंजिबल एसेट्स, दीज आर द रेट्स
if you are an accountant and want to do accounting for a depreciation of machineries or any client, so you can, refer these rates and calculate the depreciation. Same for a tax filings as well. Now, if you look at it, the Income Tax Act block rates, basically commonly cited book, may differ. Companies Act and IS, which is Indian Accounting Standards, useful life estimates. A half year rule applies if used 180 days in a year and verifies current rules before filing. So it means अगर आपने कोई assets 180 days के लिए भी यूज़ करी है तो उसका डिप्रिशिएशन कैलकुलेट होगा. एंड आप टैक्स फाइलिंग के लिए पर्सपेक्टिव से मैं बता दूं कि आप अगर आप डिप्रिशिएशन चार्ज करके अप्लाई करते हो और लेते हो तो आपको उसके ऊपर टैक्स के लिए भी बेनिफिट मिल जाता है. सो एट द एंड कंक्लूजन इज the SLM same charge every year, simple, even best when the asset is used steadily, and WDV bigger charge early and smaller later matches assets that lose value fast and which is useful for computers and vehicles. Note the depreciation again is a non-cash expense. It's lower profit and book value but never touches the bank balance, and that's why it's added back first on the cash flow statement. Yes. Now my question to you for a next session. On land, basically we cannot charge depreciation, then what we charge on land? So take a time and do your answer in comment section along with example if you can. Alright, so thank you very much for watching this. We'll see you in next episode and we'll see other accounting concepts like payable, receivable or accruals in details. So thank you guys for watching this. We'll see you next episode. Thank you. Do subscribe and share if you forgot to subscribe. Thank you.